पावरफुल पोस्ट कौन सी लगती है आपको सीएपीएफ में? अगर मुझसे पूछे तो ऐसा माना जाता है कि फौज में अगर नौकरी करनी है दो ही पोस्ट हैं, एक कमांडेंट की है, एक डीजी की है। हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ शुरू से ही, हिंदी में पढ़ता समझता हूँ, तो शुरू से सपना रहा कि फौज में जाऊँ, देश की सेवा करूँ। ये जो एग्जैक्ट अमाउंट बताना मुश्किल है, पर 1,15,000 के आसपास, 1,12,000 वो 1 लाख प्लस ही रहता है, सारे अलाउंसेस जोड़ लिया जाए तो इन हैंड सैलरी है। ये तब की बात है जब 8 पे कमीशन आने वाली है। कमांड का पावर ऐसे हमें देख के लगता है कि वो एक कमांडेंट है, सबका हेड है, बटालियन का नहीं। सबसे बड़ा पावर है उनके पास मजिस्टीरियल पावर, कि अगर आपको दुश्मन की पहचान है कि दुश्मन खड़ा है या उधर से आ सकता है तो आप ज़्यादा अलर्ट रहोगे। लेकिन इस बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे जो 1751 किलोमीटर का है, भूटान बॉर्डर जो 699 किलोमीटर का है, तो मोटा मोटी जो 2500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, उस पर जो दुश्मन जो होगा वो पता नहीं लगेगा। किस तरीके के रिफॉर्म्स आप चाहते हैं थोड़ा सा और हों इसमें अगर सीएपीएफ में? जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, और आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं ऋषभ कुमार। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 368 इन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024। इनकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, और ये ऑलरेडी एसएसबी में हेड कांस्टेबल के रूप में सर्व करते हैं, देश को सर्व करते हैं। और जॉब के दौरान ही इन्होंने तैयारी की, क्या ऑब्स्टेकल्स आए, फोर्सेस के बारे में इनसे बेहतर आपको शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में ट्रेडमैन के रूप में भी रह चुके हैं, और ग्राउंड लेवल पे एसएसबी में काम किया है, इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में सर्व किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहने वाली है, और बाकी कैंडिडेट से काफ़ी अलग रहने वाली है, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डाइवर्स है। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हाय ऋषभ, हाउ आर यू? फाइन सर, अच्छा लगा कि सर आपने मुझे यहाँ बुलाया। यू हैव अर्न दिस, कि आपने इतनी मेहनत की, सर्विस में रह के तैयार करना अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रहती है, एक तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने आप को ग्रो करना है, और अपना 100% फोर्स को देना है, वो भी आपने मेंटेन किया। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और ये जो प्रोसेस है वो कैसे आपने स्टार्ट की? जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जैसा कि सर ने बताया ऋषभ कुमार है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, और मैं बात करूँ मेरे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मैंने मैथमेटिक्स में बीएससी कर रखा है मगध यूनिवर्सिटी से। हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ शुरू से ही, हिंदी में पढ़ता समझता हूँ, तो शुरू से सपना रहा कि फ़ौज में जाऊँ, देश की सेवा करूँ। तो इसके लिए साल 2017 से जब मैं 12th पास किया वर्ष 2017 में, तो एनडीए का अटैम्प्ट देना शुरू किया। एनडीए का अटैम्प्ट देने के साथ साथ उम्र बढ़ती गई, अटैम्प्ट चलता गया। इंटरव्यू एनडीए का एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिला, फिर सीडीएस इंटरव्यू देने का मौका मिला। और जब मैं एसएसबी में आने से पहले 2021 में एज ए ट्रेडमैन मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर को ज्वाइन किया, तो वहाँ पे 10 महीने रहने के बाद भी वहाँ से एक बार मैं एसएसबी इंटरव्यू दिया सीडीएस के जरिए। जब नहीं हुआ तो फिर मैं एसएसबी ज्वाइन किया 2022 में, 6 मार्च को ज्वाइन किया, और 22 से 23, 24 और 25 आज 3 साल हो गए हैं। वहीं रहते हुए मैं वहाँ की जब अन्य डिफरेंट ऑफिसर से जब मैं मिला, तो उनमें से बहुत सारे ऑफिसर्स मुझे लगे कि देश के लिए बहुत ही वो काबिल हैं, काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। तो मैं उस एग्ज़ाम पैटर्न को जाना। एग्ज़ाम पैटर्न को जानने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा। उस क्वेश्चन को देखने के बाद लगा कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी सिविल सर्विसेज का आज तक फॉर्म भरा नहीं। एनडीए सीडीएस बिल्कुल दे रखा था, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया था पेपर 1 के बारे में। तो इन सभी को लेकर मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मैं जब ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट कर लिया 2023 में आकर, तो पेपर 2 जो सबसे मुश्किल पहलू होता है, जो कोई भी स्टूडेंट, पेपर 1 तो ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी कर लेता है, जो कि मैं एक डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने का सपना था मेरा, क्योंकि जब जिस मैं बैकग्राउंड से आता हूँ, उस बैकग्राउंड में अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो घर वाले के लिए, गाँव समाज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पर इसी को मैं सोचते हुए मैं हिंदी माध्यम से एक अन्य संस्थान का कोर्स मैं खरीदा, ताकि उससे मैं बिहार एसआई बन जाऊँ। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, तो मैं 2023 में आकर के एवीकेएस के एक प्रोग्राम चल रहा था, बढ़िया ऑफर था, कम रीजनेबल फ़ी में मैंने पेपर 2 खरीद लिया। लेकिन कई मरतबा ऑफिस में जब काम करते करते एज ए क्लर्कियल स्टाफ अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को देखता था, उनकी लिखावट को देखता था, उनके बोलने चलने के तौर तरीका को देखता था, तो मुझे लगता था कि अभी आम इंसान है, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। Which time you will realize your potential? यही वो समय था जब लगा कि जब ये असिस्टेंट कमांड से डिप्टी कमांड बन चुके हैं, और इनका लिखने का शैली, इंग्लिश पढ़ने का, क्योंकि जब हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो सबसे बड़ा समस्या इंग्लिश का ही हो जाता है। तो एक तो मैं जब पेपर 2 की जब तैयारी किया संस्थान से जुड़ के, मैं
तो वहाँ से तो हेल्प मिला ही मिला, और उन अफसरों से देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि वो कर सकते हैं, मैं उनको डाउनग्रेड करके नहीं देख रहा हूँ, एज ए मोटिवेशन ही देखा उनको। राइट। तो इन दोनों को मिला करके अब मैं पेपर 1 2023 में 22 में भी दिया, मैं 22 में खुद का अटेम्प्ट दिया, जो कि मुझे पेपर 1 भी क्लियर नहीं हुआ, तो 23 में मैं जुड़ा था यहाँ से। तो 23 का मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मैं फिजिकल के लिए भी गया, और फिजिकल में मैं एक इंटरेस्टिंग इवेंट सर सुनाना चाहता हूँ कि फिजिकल मुझे सेक्टर हेडक्वार्टर गोरखपुर में मिला था। SSB के वहाँ पे कमांड सर थे जो मुझे जानते पहचानते भी थे, तो सारा बटालियन मुझे जानने लगा कि मैं इस बार इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मुझे क्या, जैसे जो भी जितने भी साल 2023 में जो बच्चे इंटरव्यू दिए होंगे, जब मेरिट लिस्ट आने वाला होगा, सब मान के चल रहे होंगे कि हमारा हो ही जाएगा, और वो क्यों ना माने कि मेरा ना होगा। राइट। लेकिन उस साल 2 नंबर से मेरा मेहनत ही कम था, मैं पेपर 2 में भी नंबर कम था, इंटरव्यू में नंबर कुछ अच्छे नहीं रहे, मैं 2 नंबर से मेरिट आउट हो गया। और जब आउट हो गया, वो बात थी 5 जुलाई को, मुझे डेट भी याद है, शाम को 7:30 हो रहे थे। राइट। रिजल्ट भले ही 7 बजे आया, मुझे 7:30 में मालूम चला। बहुत दुख हुआ था, मुझे बताने में हिम्मत नहीं हो रही थी अपने दोस्तों को, जानने वाले को, कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ इसमें। लेकिन बटालियन में 1 महीने के बाद ये बात आगे तरफ फैल गई कि फौज में उस्ताद बोलते हैं कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, ऋषभ उस्ताद आप अफसर बनने चले थे, अफसर बन नहीं पाया। मैंने बोला था कि आप पहले CPO की तैयारी करो, पहले कम से कम सब इंस्पेक्टर बन जाओ। तो मैं समझ चुका था कि जो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स की जो बात है, मैं किसी कुछ बोला नहीं, मैं बोला कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैं ही गलत था। लेकिन मैं साइलेंटली तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरा जो अगला 24 का अटेम्प्ट था वो 4 अगस्त को था, 5 जुलाई से लेकर 4 अगस्त, अब कहने के लिए 1 महीना भी समय नहीं था। उस 1 महीने के दौरान मैं अपने जो पुराने नोट्स थे जो मैं बना रखा था, उस नोट्स पे धूल हटाया मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी समय से तैयारी छोड़ रखा था, मान के माइंड में ये था कि हो जाएगा। राइट। तो उससे 20-25 दिनों में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मैं नोट्स बना रखा था 2023 के लिए जी, तो उन सभी नोट्स को मैं एक बार फिर से देखा। आपको सर पता ही होगा कि 24 और 25 से पेपर का कुछ लेवल ऐसा चेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने मुझे हेल्प किया, क्योंकि ट्रेडिशनल पेपर होता था, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाता। इस पेपर में जो तैयारी अच्छे किए थे उनका भी नहीं हुआ, जो कम तैयारी किए थे उनका भी शायद हो गया। यू आर वेल डिजर्विंग कैंडिडेट, क्योंकि जब बात ये नहीं है कि बात ने एक महीना आपने तैयारी किया है, इसमें सबसे बड़ा गेम ये है कि आपने पहले 1 साल झोंक दिया है उस प्रोसेस में। बात वो 1 महीने ने एग्जाम नहीं निकलवाया है, उससे पहले जो आपने रगड़ा है उसने एग्जाम निकलवाया है। हो सकता है। और नोट्स आर द गेम चेंजर, ये मैं डे 1 से ही बोल रहा हूँ कैंडिडेट्स को कि नोट्स अगर आपके पास रहेंगे ना, क्लास नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप फटाफट रिवाइज कर पाएंगे, 1 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो क्लास नोट्स प्रॉपर आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़े होने चाहिए, आपने ही बनाने चाहिए। कोई मैं बेचने लगूँ ये क्लास नोट्स ले लो तो उनका उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए नया है और 1 महीने में आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। इंटरव्यू कैसा रहा? आप बोल रहे हो बार बार नंबर कम आया, 105 नंबर कम होता है कैडेट्स? सर मैंने 2023 में इंटरव्यू दिया, 24 में भी दिया, दोनों में 105 ही आए। हाँ, तो फिर इट्स ए गुड स्कोर। हो सकता है सर औरों के लिए गुड स्कोर हो, लेकिन आपका भी एक स्टैंडर्ड होता है आपके इंटरनल माइंड में। इंटरव्यू के लिए मैं एक चीज़ स्पेशली बोलना चाहूँगा कि मैं 2023 का जो इंटरव्यू 24 में दे रहा था, क्योंकि 1 साल बाद इंटरव्यू होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं समझ पाते हैं। और तो उस टाइम जो इंटरव्यू मैं 4-5 जगह अलग अलग जगह दिया था, जो UPSC के फील्ड में जो रिनाउंड चेहरे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर भी, मैं घूम के बहुत जगह इंटरव्यू दिया, और कहीं सही बताया, कहीं कुछ ने कुछ और हमें अपना टिप्स ट्रिक्स बताए, सबका सही रहा होगा। तो मुझे जो क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए, मैं जैसे बिहार से आता हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से लेकर हिस्ट्री से क्वेश्चन चला गया, और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, और सारा मैं इंटरव्यू हिस्ट्री में चला गया। मैंने बहुत हद तक उनको जवाब दिया भी, और जैसा भी रहा 105 नंबर मिले। जब इस बार का इंटरव्यू जो हुआ, तो मैं 2 ही इंटरव्यू दिया। एक इंटरव्यू किसी अन्य संस्थान में ऑनलाइन में दे दिया था, और एक रियल इंटरव्यू मैंने AV केस में दिया। इसलिए मैं यहाँ पे आके आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि सर मुझे एक और मॉक इंटरव्यू देना है, लेकिन उस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और मुझे बटालियन से कॉल बैक कर लिया गया। राइट। तो खैर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बटालियन इंटरव्यू, तो खैर मैं 25 में भी देता, 26 में ऑलरेडी तैयार हो चुके थे ना। हाँ, तो मैं मेंटली था कि बटालियन जाके काम कर लेना, वहाँ पे जो जरूरत है उसको पूरा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे एक्चुअल इंटरव्यू में मौका नहीं मिलता आने के लिए, तो मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकता था। आपके लिए अल्टीमेटली आपका देश इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू दिया, और जैसा सबको पता होगा, AV केस के जो व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल मैम थी और ADG सर थे। बिल्कुल। अब जो भी क्वेश्चन सर ने पूछा, चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो, चाहे वो रोहिंग्या क्राइसिस हो, चाहे SSB का ऑर्गेनाइजेशन हो, असिस्टेंट कमांड के रूप में आप क्या क्या सेवाएं दे सकते हैं, क्या क्या आप बेहतरी कर सकते हैं जो एक और कैंडिडेट नहीं कर सकता है, ये सेम क्वेश्चन, वहाँ भी सेम क्वेश्चन था। इसके अलावा ADG साहब ने पूछा था कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, तो वहाँ भी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन का थोड़ा सा नेचर अलग हो सकता है। मतलब पूरा इंटरव्यू यहाँ दे चुके थे आप? मुझे लगा कि हो सकता है सर का उनका प्लास्टिक सर्जरी करा के, कोई और तो नहीं है। तो एक्जैक्टली सेम इंटरव्यू था। मैं फिर वही बोलूँगा कि नंबर दोनों जगह 105 है। 105 अच्छे नंबर होते हैं, मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार सारे क्वेश्चन मेरे रेंज के थे, सारे क्वेश्चन सही दिए थे। कुछ चीज़ों में थोड़ी सब्जेक्टिविटी रहती है, तो शायद उसी का इम्पैक्ट हम देखें। और फाइनली जब सिलेक्शन हो जाता है तो सबकी शिकायतें दूर हो जाती हैं, तो मुझे कोई इससे इशू नहीं है अब सर। गुड। अच्छा, फोर्स के बारे में कुछ बताइए लोगों को कि SSB का रोल लोग जानना चाहेंगे। SSB का क्या रोल है? क्योंकि
CRPF BSF ये थोड़ी रिनाउंड है एज कम्पेयर टू SSB ITBP, तो लोग थोड़ा कम जानते हैं उनके बारे में। सर एक ज़माने में SSB ज़्यादा रिनाउंड थी जब इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। Okay. नाम देखने में खूबसूरत था। राइट। लेकिन 2001 में आके जब MHA के अंदर आ गया तो इसका नाम सशस्त्र सीमा बल बना। काम लगभग वही है। फ्रेंडली बॉर्डर उस समय भी था जब 1962 में जब बैटल इंडिया और चाइना में ऐसा माना था कि इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया गया था। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, मिलिट्री एंगल है, लेकिन एक एंगल ये भी था कि हम बॉर्डर एरियाज में लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए थे। तो दिन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तय किया कि हम बॉर्डर एरिया में हम लोगों का गुडविल जेस्चर जीते हैं। उनके लिए बेहतरी के लिए हम एक ऐसा फोर्स चाहिए जो उनके अंदर भारतीयता का भाव जगा पाए। तो इसी कारण SSB खड़ा हुआ जिसका नाम है स्पेशल सर्विस ब्यूरो कह सकते हैं। वो डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर थी। जब ये MHA के अंदर आ गई तो इसका काम भी फिर भी वही था कि लोगों के अंदर आज भी एक गुडविल जेस्चर डेवलप करना और जो फ्रेंडली बॉर्डर इंडिया का नेपाल और भूटान का उसको सिक्योर करना। अब लोग यहाँ पे सोचते हैं कि इन दोनों बॉर्डर को सिक्योर करना तो बहुत आसान है। BSF का तो पाकिस्तान बॉर्डर मुश्किल है। मैं BSF की काम को किसी तरह से मैं कम नहीं आंक रहा हूँ, ऑल्दो कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस भी BSF है। मतलब अपना सेकंड होम BSF को मान रहा हूँ। मुझे ज़्यादा चांसेस है इस रैंक पे BSF ही मिलेगा। लेकिन कल को मैं BSF में रहूँगा फिर ये बात बोलूँगा कि अगर आपको दुश्मन की पहचान है कि दुश्मन खड़ा है या उधर से आ सकता है तो आप ज़्यादा अलर्ट रहोगे। लेकिन इस बॉर्डर पे नेपाल बॉर्डर पे जो 1751 किलोमीटर का है, भूटान बॉर्डर जो 699 किलोमीटर का है, तो मोटा मोटी जो 2500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उस पर जो दुश्मन जो होगा वो पता नहीं लगेगा। वो हमारे भाई बंधु जैसे हैं और हम किसी अन्य लोगों को हम अगर पकड़ लेते हैं, उनके साथ अगर हम टॉर्चर करते हैं तो दो फ्रेंडली नेशन के बीच में जो रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। और वैसे भी हमारे साउथ एशिया में बहुत सारे देशों का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल काम है कि आप दुश्मन को नहीं पहचानना हो फिर भी आपको रोकना है। तो SSB का तो एक ही रोल है। और जैसा कि जो 1963 में जो काम सौंपा गया था वो काम आज भी कंटिन्यू है। जैसे MCA VCA प्रोग्राम, जैसे मेडिकल असिस्टेंस देना है रूरल एरियाज में, वेटनरी असिस्टेंस देना है, कोई स्पोर्ट्स सिविक एक्शन प्रोग्राम जो बोलते हैं। और जैसा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम्स लाया था जिसमें महिलाओं को अगर उनको कुछ स्टिचिंग का काम, बुनाई का काम, ये सब आता है, हैंडलूम का काम, इसमें उनको काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया था। तो इन सब काम में SSB अच्छा काम कर रही है और फोर्सेस भी कर रहे हैं और SSB ऐसे ही काम कर रही है अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़। अभी असिस्टेंट कमांडेंट के काम पे और उनकी बेनिफिट्स पे और बहुत चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर। AVKS के बारे में थोड़ा सा बताओ कि फ़ायदा लगा कुछ जुड़ने का AVKS से? डेफिनेटली सर। क्या रिकमेंड करोगे स्टूडेंट्स को? जो कैंडिडेट्स हैं उनको आंख मूंद के आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैकल्टीज हैं आप जितना रिसर्च करोगे तो उतना रिसर्च करके आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज हो रहा है वो कहीं से आप ढूंढोगे, डाउनलोड करोगे, बनाओगे, कोई आपका कॉपी चेक करेगा, ढूंढोगे। अब क्या पता जो कॉपी आपका चेक कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, वो कितना सही कर रहा है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आने में सक्षम है तो मुझे जहाँ तक पता है कि मैं जब 2023 में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा था तो 2025 में तो डेफिनेटली ऑनलाइन माध्यम से भी कोर्सेज होंगे ही होंगे। नहीं, कोर्स नहीं भी हो तो भी स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा फ्री इनिशिएटिव्स प्लान करते हैं एंड दे कैन टेक द बेनिफिट्स थ्रू यूट्यूब और टेलीग्राम। यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स आते हैं, तो डेफिनेटली जुड़ना अच्छा फैसला होगा क्योंकि गाइडेंस मिल जाएगा, आप कम समय में कर लोगे। चलो इंटरेस्टिंग मुद्दे पे ज़्यादा बातें करते हैं कि ये बताओ असिस्टेंट कमांडेंट को क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं? आपने तो देखा होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ा पक्ष तो क्या होता है कि सैलरी जो मिलती है वो आप बोलो कि आप व्यूवर्स और जो भी एस्पिरेंट्स है पूछ सकते हैं सैलरी कहाँ नहीं मिलती है। तो सैलरी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपने न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर्स को जो मैक्सिमम सैलरी ऑफर कर सकती है, चाहे वो IAS अफसर हो, IPS ऑफिसर्स हो, उसी के इक्विवेलेंट पे करती है, जो कि हाईएस्ट है 56,100 एज पर द 7 CPC प्लस DA है। बहुत सारे अलाउंस बन करके हार्डशिप अलाउंस, इस बार तो ड्रेस अलाउंस भी मिला है क्योंकि 25,000 रुपये होता है गेस्टेड ऑफिसर्स को। तो एग्जैक्ट अमाउंट बताना मुश्किल है, पर 1,15,000 के आसपास, 1,12,000 और 1,00,000 प्लस ही रहता है सारे अलाउंसेस जोड़ लिया जाए तो। इन हैंड सैलरी है। ये तब की बात है जब 8 पे कमीशन आने वाली है। आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर बढ़ेगा ही, उससे थोड़ा बेनिफिट तो मिलेगा, बहुत ही बढ़े, ज़्यादा ऊपर के पोस्ट पे तो और ज़्यादा बढ़ता है। ये तो बस सैलरी की बातें। इसके अलावा कैंटीन कार्ड, स्मार्ट कैंटीन कार्ड पे काम चला है, जो कि कैंटीन कार्ड अभी भी है, इसको KP भी बोलते हैं, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। उसके जरिए आप हॉल्स की कैंटीन में क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इतने का ही आप रेंज का रैंक में हो तो परचेज कर सकते हो, इतने से ज़्यादा का नहीं, 10 बिस्किट्स के पैकेट है, कुछ है उनके अपने लिमिटेशंस हैं। CPF में लिमिटेशंस नहीं है, आज भी नहीं है, आप बल्क में परचेज कर सकते हो, ये फ़ायदा है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया CPF पर्सनल्स को। मैं मानता हूँ कि अगर इसको आर्मी जैसा अगर दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, पर फिर जो भी है वो बेहतर है यहाँ पे। ये तो हुआ हेल्थ केयर को लेकर के। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता ही मिलता है यहाँ पे, बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलता है। एज असिस्टेंट कमांडेंट आपको एक बढ़िया 4 व्हीकल्स आपको मिलेगा, कोई इनोवा भी हो सकता है या फॉर्च्यूनर्स भी कहीं मैं देखा हूँ, या ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है फोर्सेस टू फोर्सेस, पोस्ट टू फोर्स। और पोस्ट आपकी पोस्टिंग किस एरिया में, किस एरिया में है, टेरेन कैसा वहाँ, टेरेन क्या है वहाँ, 4x4 की व्हीकल चाहिए, क्या चाहिए आपको, कुक मिलेगा जो कि आपके लिए वो खाना पका सकता है, आपके लिए वॉशरमैन मिलेगा, सुबह सुबह कॉलर आएगा, आपको आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसको ड्यूटी करनी है अपने अच्छे से। रोज आके सुख सुविधाएं तो ऐसी हैं कि आपके पास बार आकर रोज अगर पूछ के जाएगा कि सर बाल भी कटवाने हैं, आपको पता है सर बाल रोज किसे कटवानी होती है, तो उसका ड्यूटी है, वो पूछ के जाएगा ही जाएगा वो रोज। ओके। एक सुबह आपके गेट पे कॉपलर आएगा,
मतलब जो बोलते हैं कि सच में ऑफिसर है तो वैसा है, लेकिन लोग फिर भी हम देखते हैं कि सुसाइड वाले मुद्दे पे तो बाद में बात करेंगे, पहले ड्रॉप आउट रेशियो की बात करते हैं कि 10 साल बाद कोई सर्विस से बाहर आ जा रहा है, कोई 5 साल बाद आ जा रहा है। क्या प्रमोशन इज़ द ओनली रीजन जिसके कारण लोग सर्विस छोड़ देते हैं? क्योंकि प्रमोशन वी नो कि देयर आर सम इश्यूज रिलेटेड टू प्रमोशन इन सीपीएफ, हालांकि इन फ्यूचर वो चेंज होने वाले हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको क्या लगता है इसमें? आपने सर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भी। मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ तो व्यूवर्स के ऊपर छोड़ता हूँ कि सही जवाब दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, पर मेरा जो समझ है इस टॉपिक पे, अगर सिर्फ बात प्रमोशन का होता है और ड्रॉप आउट का होता है तो फौज में 95% जो स्ट्रेंथ है वो कांस्टेबल का है, हेड कांस्टेबल का है। तो एक कांस्टेबल बीएसएफ सीआरपीएफ में 25 साल 26 साल की सर्विस करके और वो कांस्टेबल में रिटायर चला जा रहा है और उसका कुछ ऐसा बड़ा कंप्लेंट भी नहीं है। उससे पूछेगा तो जरूर बताएगा कि हाँ रिफॉर्म होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, वो हर कोई चाहेगा। लेकिन असिस्टेंट कमांड में ड्रॉप आउट रेशियो जो है 10 साल के अंदर भी हो जा रहा है। कुछ लोग तो जो ट्रेनिंग कॉस्ट जो होता है उसको पे करके जा रहे हैं अपने घर, जो कि 7 से 8 लाख रुपए उससे भी ऊपर होता है। तो इसके पीछे प्रमोशन एकमात्र इशू नहीं है, इसके पीछे वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि जब दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में जो लड़के तैयारी करते हैं उनका ये प्लान भी होता है। और मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो तैयारी, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो तैयारी करते आ रहे हैं सिविल सर्विसेज की, IAS IPS का सपना लिए होते हैं और किसी कारणवश नहीं हो पाता है, गांव समाज का दबाव होता है, उस कारण वो इसका भी अप्लाई कर देते हैं। सिलेबस नियरली सेम है और AVK जैसा बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो प्रॉपरली इस चीज़ की तैयारी करा रहा है। तो इसके लिए आज भी इंडिया में डेडिकेटेड बच्चे सिर्फ CAPF के बहुत ही कम मिलेंगे। कोई CDS से आ जा रहा है, कोई FCAT का आ जा रहा है, कोई सिविल सर्विसेज वाला आ जा रहा है। तो जो बचपन से जो सपना जो IAS में देख रहा था वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए। क्यों मिले? जो आर्मी में मिलना चाहिए था वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि अलग है, अलग अलग है यार, तो ऑर्गेनाइजेशन अलग है। एक तो एक्सपेक्टेशन जो उनका होता है वो यहाँ मीट नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये बात है कि हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्रमोशन होता है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन उसके लिए एक्सपेक्टेशन किन टर्म में एक्सपेक्टेशन अब जैसे हमारा ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल पोस्ट होता ही है, ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं मिल सकती है। एक IAS और IPS की जो पोस्ट जो होती है वो सोशल पोस्ट होती है, आपको लो के बीच में होना होता है। कई बार आप अगर ITBP कुछ बटालियंस में चले जाएंगे, दिबांग वैली में, तवांग में, लाहौल स्पीति में, वहाँ पे हो सकता है कि उनकी कंपनियां में आप महीनों दिन तक आप आदमी से छोड़ा आपको चिड़िया देखने को नहीं मिलेगा, घास का तिनका नहीं देखने को मिलेगा। तो जो बच्चा बचपन में एक्सपेक्टेशन कर रहा था, मैं भी कर सकता हूँ उस जगह पर, मैं भी बता तो कोई गलत नहीं होता। उस एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि जो एक काफिला चलेगा, उनका लोगों का गाड़ियाँ होंगी और बहुत तरह की जो एक्सपेक्टेशन होती है, एक समाज जो उनके ऊपर डाल चुका होता है, घर परिवार डाल चुका होता है। और जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो एक चिड़िया नहीं देखने को मिल रही है, जो बैंक में जो सैलरी क्रेडिट हो रही है तो गांव तो नहीं देख रहा है, वो तो घर वाले नहीं देख रहे हैं, महसूस भले ही कर सकते हैं उनके लाइफ स्टाइल से। तो ये जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाता है, सोचते कुछ और है और मिलता कुछ और है, जब बराबर जब दो चीज़ नहीं हो पाती हैं तो यहाँ पे लोग ड्रॉप आउट होते हैं। ओके, तो क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का कि जिससे मान लो थोड़ा पर्सन लॉयल रहे फोर्सेस के? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर डिसाइड कर सकती है, लेकिन अगर हमसे अगर आपने सवाल पूछ लिया तो मेरा मानना है कि जो कैंडिडेट्स जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी बात वहाँ नहीं पहुँचेगी, सिविल सर्विस में सीट बढ़ा दें, क्योंकि जो लड़के इधर आ जा रहे हैं उधर फिट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उन लड़कों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आर्म फोर्सेज की लाइफ है उतनी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल लाइफ है। आपको कई बार होगा -डिग्री में टेम्परेचर रहेगा, वहाँ पे आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। उतने अब असिस्टेंट कमांड के तौर पे आप खुद को आप वहाँ पे जिंदा रखने की चुनौती नहीं है, अन्य जवानों के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे जवान के छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। एक जवान आके आपके साथ बोल सकता है आपके समक्ष की मैं ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ऊपर मेंटल स्ट्रेस है, पूछो कि क्या वजह है, बोलेगा कि मेरे घर पे मेरी वाइफ से प्रॉब्लम है, मेरा जो घर का जो पड़ोसी है वो मेरा ज़मीन को ऐसे कब्जा कर रहा है, मैं ड्यूटी नहीं कर सकता। वो सही बोल रहा है, वो इसमें आपको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमांड से बात करके वहाँ के लोकल जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उससे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना। आप टोटली डेडिकेटेड नहीं होंगे तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और भले ही मुझे इसमें ऐसा लगता है कि आप बैकग्राउंड चलो जो भी है, आप चाहे सिविल सर्विस से ही भी क्यों ना आ गए हों, लेकिन जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो माइंड में एक डेडिकेशन आपका रहना चाहिए कि आई विल गिव 100% टू दिस सर्विसेज। अगर आपको ये मिली है तो एक्सेप्ट दिस। और दूसरा इसमें गवर्नमेंट साइड से भी कुछ कमियां हैं, जैसे कोई भी आदमी बंदा अगर किसी एक पोस्ट पर अगर लंबे समय तक रह जाता है तो मोटिवेशन कम हो ही जाता है। और उसमें भी जब देखते हैं कि इसी समक्ष में अगर कोई आदमी CISF में है और ITBP में है, उसी टाइम में वो 2IC बन चुका है, सेकंड कमांड बन चुका है, वो असिस्टेंट कमांड है। तो देखिए रिफॉर्म्स की तो रिक्वायरमेंट है, इसमें नहीं बोल सकते कि उस कैंडिडेट की गलती है कि क्यों आ गया, क्योंकि वो ओपन था, वो क्राइटेरिया मीट कर रहा था तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइज ग्रुप या सर्विस का जो स्टेटस सुप्रीम कोर्ट से मिला है उसको इंप्लीमेंट करना है, ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की जरूरत है, इन सब लागू करने पे डेफिनेटली रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। और मैं इसमें टोटली पॉजिटिव हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत रिफॉर्म्स होंगे। पिछले कुछ सालों में 15 सालों की बात करें तो रिफॉर्म्स हुए भी हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हो, तो उसमें क्या बताना चाहोगे? आपको लगता है फोर्सेज में कुछ चेंजेस हुए, रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 10-15 सालों में? हाँ डेफिनेटली सर, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जैसे पहला चेंजेस की बात करें तो जो मैं खुद में देख पाता हूँ कि मैं पिछले 3 साल में
कम से कम 12 से 14 बार छुट्टी अप्लाई किया होगा। और शायद एक मरतबा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, मैं समझ सकता हूँ, कोई भी समझ सकता है, उसको छोड़ के हर टाइम मेरे अप्लाई डेट पे छुट्टी मिला है मुझे। ओके, लीव्स का सिस्टम थोड़ा बेटर हो गया क्योंकि जवान को एक सैलरी और लीव के अलावा कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता नहीं, अपने परिवार के साथ मिल सके, वो चीज़ मिल सके। दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस बोलें तो जो फौज के अंदर जो सुसाइड की जो रेट बढ़ रही थी, इस पर मल्टी डायमेंशनल रूप में काम किया गया है। जैसे एक 4 यार का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसमें एक कमांडेंट के सुपरविजन में एक जवान को 3 अलग अलग दोस्त बनाने पड़ते थे। और उस 3 दोस्त की जिम्मेदारी थी कि उस जवान के बारे में टोटली अवेयर है कि उसके घर में कितने लोग हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। तीसरा इसमें ये भी किया गया कि रोटेशन बेसिस पे जो जवान बॉर्डर पे रहते हैं उनको बटालियन हेडक्वार्टर में लाया गया। और फैमिली आज के समय में लगभग बटालियन हेडक्वार्टर में 100 से 150 मोटा मोटी ऐसा ही कुछ नंबर है, कहीं कहीं 250, कहीं कहीं 300 भी है, फैमिली क्वार्टर्स बनाए गए हैं। तो जवान अप्लाई करेगा इजीली, विद इन 1 वीक उसको फैमिली परमिशन मिल जाएगा। डिजिटलाइजेशन में बहुत हो रहा है अब तो। हाँ, डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन में सर ऐसा प्रोसेस, आपको छुट्टी अप्लाई करना है या ट्रांसफर उसमें करना है तो... इसमें सीआरपीएफ ने एक अच्छा अभी काम किया और फोर्सेस को कॉपी करेंगे कि छुट्टी किसी को ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसमें लीव का जो रिकॉर्ड है, कितना उसने अवेल कर रखा है, कितना उसका अभी ड्यू है, उसका रिकॉर्ड। ऑफिशियली कितनी छुट्टी मिल जाती है एक सिपाही या असिस्टेंट कमांडेंट? सिपाही और असिस्टेंट कमांडेंट हो या डीजी हो, सबकी छुट्टी एक ही जैसी होती है। जैसे उनको साल में 60 दिन ऑन लीव, जिसको ईएल बोलते हैं, अर्जित अवकाश, और 15 दिन कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। एक जवान चाहे तो एक बार में 60 दिन का 60 दिन ले सकता है, और उस 60 को 30-30 करके 20-20 करके। लेकिन हाँ, कोई चाहे कि 10-10 अगर छुट्टी ना ले तो उसका पैसा मिलेगा? इसमें सर एक कंडीशन है, छुट्टी अगर वो नहीं लेता है तो साल में उसका 30 दिन छुट्टी जो होगा 60 का, 30 दिन वो लैप्स कर जाएगा ऑटोमेटिक, और वो 30 दिन जमा हो सकता है। अब आप बोलो कि एक कोई जवान है जो पिछला 15 साल से नहीं जा रहा है घर, तो क्या होगा? तो उसका भी मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने लगा रखा है, सीलिंग का रखा है, वो 300 ही होगा। 300 से बाद उसका 30 जमा होगा। क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होता है इस पर पुलिस में भी कि आप इतने अगर आपने छुट्टी नहीं लिया तो बाद में आपको पैसा मिल जाएगा उसका। वो रिटायरमेंट का टाइम मिलता है। मैं 300 डेज की बात कर रहा हूँ, उसको लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। उसको लीव इनकैशमेंट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, 300 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिक प्लस डीएसए, और उसको हम 365 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक दिन का पेमेंट निकल जाता है, और फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो एक महीने की सैलरी निकल जाती है। और ये साल में एलटीसी वगैरह कैसा रहता है? और साल में एक जवान जब अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग से छुट्टी जाता है तो उसको 3 तरह का एलटीसी मिलता है। एक लीव ट्रैवल कंसेशन, इसमें वो कुछ जगह पे एलटीए भी बोल देते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। एक असिस्टेंट कमांड को रेलवे का 2nd टियर अलाउड होता है, फ्लाइट से भी जाएगा तो उसको पूरा उसका इकोनॉमी क्लासेस का गवर्नमेंट उसको पैसा रीपे कर देगी। इसके लिए लेकिन 3 अलग अलग केस का होता है। एक होता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग से अपने घर जा रहा है, और एलटीसी ब्लॉक ईयर का होता है। अभी 2022 से लेकर के 4 साल का ब्लॉक होता है, 22, 23, 24, 25। एक तो वो, लेकिन कोई जमाना फैमिली अपने साथ रखा है प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, फिर वो घर जाना चाहता है, तो उसके फैमिली में जो डिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, फादर, मदर, चिल्ड्रेन, और उसके हो सकते हैं कि सिस्टर्स भी हो सकती है जो अनमैरिड हो, बशर्ते गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए सिस्टर को, तो वो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग से घर और घर से प्लेस ऑफ पोस्टिंग आएंगे तो उनका साल में एक बार मिल सकता है पैसा। और सरकार ने एक ये प्रोविजन किया है कि 4 साल में किसी जवान को, किसी अधिकारी को इंडिया में कहीं भ्रमण करना है, घूमना है, तो ऑल इंडिया एलटीसी तो एक बार साल में ले सकता है, बशर्ते वो जब ये 4 ईयर ब्लॉक एलटीसी लेगा तो उसके पीछे का एलटीसी नहीं लेना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भी अवेल कर रहा है, ये भी अवेल कर रहा है उसमें। अच्छा, एक मुझे ये भी जानना था कि वो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, आपने तो देखा होगा, फैमिली लाइफ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। असिस्टेंट कमांडेंट के मैं पूछ रहा हूँ। असिस्टेंट कमांड में सीआईएसएफ का फैमिली लाइफ तो अच्छा होगा, आपने कई बार बता भी रखा है। इसके अलावा किसी और फोर्सेज में इंक्लूडिंग एसएसबी में भी फैमिली लाइफ शुरुआत के 6 साल में जब तक आप डिप्टी कमांड नहीं बनते हो, फैमिली लाइफ मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग तो जैसे मान लो, अभी मेरे कई दोस्त भी हैं और जूनियर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, तो फैमिली को साथ में रखते हैं वो। अब देखो सर, कोई रख सकता है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि असिस्टेंट कमांड अगर वो कंपनी को लीड कर रहा है तो बटालियन में इतने एकोमोडेशन होता है, फैमिली क्वार्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स का फैमिली क्वार्टर अलग होता है, तो जनरली खाली ही होते हैं, तो वो उनका फैमिली को मिल जाएगा। और जो अधिकारी होगा, असिस्टेंट कमांडेंट होगा, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार आके फैमिली से मिल सकता है। एक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में पहले सेक्शन होता है, फिर प्लेटून, फिर आपका कंपनी, फिर इसमें बटालियन को लीड एक कमांडेंट रैंक करते हैं। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर है फोर्स टू फोर्स वेरी करते हैं। तो आपका एसएसबी में क्या क्या रहता है उसमें सेक्टर? सर आपने तो बटालियन तक बता दिया। बटालियन को कमांडेंट रन करते हैं। बटालियन के ऊपर जनरली ऐसा होता है कि एक सेक्टर रहता है। सेक्टर के नीचे जनरली 3 बटालियंस होते हैं, राइट, और सेक्टर को हेड करते हैं डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। अब उस सेक्टर के ऊपर होता है फ्रंटियर, और एक फ्रंटियर के अंदर कहीं पे 4, कहीं पे 3 सेक्टर अलग है, फोर्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उस फ्रंटियर को हेड करते हैं आईजी, राइट। और आईजी उस फोर्स के भी हो सकते हैं और आईपीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, बिल्कुल कोई भी हो सकते हैं, जी। और उस फ्रंटियर के ऊपर सीधे फोर्स हेडक्वार्टर होता है जो दिल्ली में बैठती है, बस यही स्ट्रक्चर है नीचे। ठीक है। सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी लगती है आपको सीएपीएफ में? अगर मुझसे पूछे तो ऐसा माना जाता है कि फौज में अगर नौकरी करनी है 2 ही पोस्ट हैं, एक कमांडेंट की है, एक डीजी की है। ओके, बाकी सारे तो चलता ही रहता है, ऐसे ही सब बोलते हैं।
और मैं इसलिए क्या रीजन है इसके पीछे? कमांडेंट आपने स्पेसिफिक बोला। डीजी के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, हाँ वो तो मैं नहीं चलो जानता हूँ। अंडरस्टूड है, वो तो अंडरस्टूड है, वो बताने वो के लिए आईपीएस नहीं अफसर है। हैं, मिनिस्टर लॉबी के साथ तो है वो वो। हाईएस्ट अथॉरिटी है पूरी फोर्स की, वो अंडरस्टूड है। अब command- डीजी, एडीजी, एसपी, एसडीजी, ये ऑटोमेटिकली हो गया वो। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ आपने कमांडेंट ही क्यों बोला? इसके पीछे सर बहुत सारे रीजंस है। अब कमांडेंट जैसे अभी जो सीएपीएफ 2024, 25, 26 में जो भी निकालेंगे, कमांडेंट उनको एक ना एक दिन बनना है, तो अनुभव कर लेंगे। मैंने क्या अनुभव किया कि कमांड के पास बहुत सारे अलग अलग किस्म के पावर होते हैं, क्योंकि फौज जो चलती है कोई भी, समरी पावर्स भी कमांडेंट के पास रहती हैं। कमांड के पास फाइनेंशियल पावर भी है, उसके पास लीगल पावर भी है, एक वो जज भी है, मजिस्ट्रियल पावर पावर भी भी है, है, राइट। और इसके अलावा बटालियन में बहुत कम लोग जानते हैं ये चीजें। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक बटालियन में जो एक्ट एंड रूल, जो जिस पर फोर्स का जो नींव है, जिसके आधार पे फोर्स जो रन करती है, राइट। ये 10% ही काम करता है। 90% जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, विवेकाधिकार और कमांड का होता है। जैसे कि बटालियन के अंदर किस दिन कौन सा यूनिफॉर्म पहनना है, गेम पीरियड होगा कि नहीं होगा, छुट्टी साल में कौन जवान कब काटेगा, किसका जो लीव पीरियड का लीव पीरियड अपना देना पड़ता है कि राइट। तो कमांड उसको अप्रूवल करता है, किसको कोर्स में जाना है, आज कल्चरल प्रोग्राम हुआ कि नहीं, सारे डिस्क्रिशनरी ये पावर्स सारे में रहते पावर हैं। कहाँ पे नया एक म्यूजियम खुलेगा बटालियन के अंदर, कौन सा मंत्री आएंगे, कौन से एमएलए आएंगे उस इलाके के, ये सारे के सारे कमांड के ऊपर होते हैं। अब जैसे आपने से बताया कि लीगल पावर क्या होता है, तो कमांड का पावर ऐसे हमें देख के लगता है कि वो एक कमांड है, सबका हेड है बटालियन का, नहीं। सबसे बड़ा पावर है उनके पास मजिस्ट्रियल पावर। और कोई जवान इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी करता है तो कमांड के पास 3 तरह के अलग अलग कोर्ट बना सकता है। एसएफसी, जैसे कि हम मानते हैं कि कोर्ट जो होता है वो दिल्ली हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस कोर्ट के इक्विवेलेंट ही पावर होता है उस कोर्ट का भी। जैसे समरी फोर्स कोर्ट बोलते हैं, पेटी फोर्स कोर्ट बोलते हैं, और जनरल फोर्स कोर्ट बोलते हैं। और कमांडेंट उस कोर्ट के दौरान किसी को डिसमिस फ्रॉम द सर्विस कर सकता है। डिसमिस फ्रॉम द सर्विस का मतलब होता है कि वो कहीं और जॉब भी नहीं कर सकता है, रिमूवल भी कर सकता है, पे फाइन भी कर सकता है, क्वार्टर गार्ड भी दे सकते हैं किसी को 90 दिन से कम का। डिपेंड करेगा कि किस तरीके का ऑफेंस। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे जो इस प्रोसेस को लेकर के जवान जो कोर्ट मूव किए हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग कमांड के फैसले को पलटते हुए वापस फोर्स में आए भी हों, लेकिन इनका संख्या बहुत कम है, क्योंकि ऊपर एक फ्रंटियर लेवल पे मेजोरिटी में यही है, जो कमांडेंट ने कह दिया वही फाइनल है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप कहीं भी मूव कर जाओ तो कोर्ट जो होगा, जो प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय द लॉ है, जो प्रोसीजरल लैप्स तो नहीं है, कम से कम वो चेक करेंगे अगर प्रोसीजर कमांड ने सही फॉलो किया है, क्योंकि इतने लोग कमांड के पास इतना तंत्र है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काम नहीं करता है। और इस पे बहुत सारे आर्गूमेंट हो सकता है, लंबा डिबेट हो सकता है कि ऐसा क्यों है। कुछ लोग बोलेंगे कि नेचुरल काइंड ऑफ रिफॉर्म चाहिए इस चीज में। मैं मानता हूँ कि अभी इस पर हम बात न करें कि रिफॉर्म करने के लिए बहुत जगह है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक डिसिप्लिन होना फौज में जरूरी है। अगर वो भी एक एंगल है, सही वो भी एक एंगल है। अगर इतना कम से कम कमांड का अगर वैल्यू नहीं होगा तो आज की डेट में भी इतना कमांड के पावर होते हुए भी लोग गलतियां कर रहे हैं। लीकर कंजम्पशन, इंटॉक्सिकेशन हो ही रहा है, बिल्कुल सुसाइड का, फैक्ट्री साइड का केस हो ही रहा है। तो अलग अलग किस्म, थोड़ा डंडा तो चाहिए। और एक डिसिप्लिन, जब तक डंडा नहीं लगेगा। मैं खुद मानता हूँ, मैं आज डंडा खा रहा हूँ। कोई बोल रहे हैं कि देखो अधिकारी बनने जा रहा है तो ये जवानों पर अत्याचार की बातें को सपोर्ट कर रहा है, नहीं। मैं उसको झेल के आया हूँ और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। आज की डेट में मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं एज ए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, अदर्स रैंक। मैं पहले एक और बात बताता हूँ, फौज में से हमारे समाज में सर 10, 15, 20, 25 प्रकार की जातियाँ होंगी। फौज में 3 ही जातियाँ होती हैं अगर जाति के आधार पर। एक होता है ओआरएस रैंक, अदर रैंक, एक होता है एसओ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, एक होता है जीओ गैजेटेड ऑफिसर। मैं मानता हूँ कि सही हो रहा है, एक हायरार्की होना चाहिए। अगर मैं अपने कमांड के एक आदेश पे गोली चला नहीं सकता हूँ और गोली खा नहीं सकता हूँ तो मेरा इस फौज में रहने का क्या मतलब है। और लॉयल्टी कैसे रहती है सीएपीएफ में, कैसे रहती है? मैं मानता हूँ कि असिस्टेंट कमांड को लेकर हमने काफ़ी चर्चा कर ली सर। मेरा मानना है कि एज असिस्टेंट कमांड सबसे बड़ा चीज़ जो आप अर्न करते हो, आपके नीचे 120 लोग होंगे, 119 लोग होंगे, आपको मिला के 120 लोग। आपके एक इशारे पे 119 लोग गोली चला सकते हैं, गोली खा सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, चाहे वो कोई भी फोर्स सीआईएसएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो। इससे बड़ा मुझे लगता है कि भारत के अंदर कोई भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं खुद मानता हूँ कि मेरा अगर कमांडर, कोई भी कमांडर हो, अगर ये चीज़ बोलते हुए मुझे आदेश देता है, और इनफैक्ट सर जब पासिंग आउट पर होता है तो हम शपथ भी लेते हैं। आपने सब जानते भी होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स जानते भी होंगे कि हमें जो भी आदेश दिया जाएगा, चाहे वो जल, नभ, वायु, हम जहाँ से आदेश दिया जाएगा, हम अपने आदेशों की पूर्ति के लिए हम अपने सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम वहाँ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वर्ड्स क्या वहाँ पे, जब हम पासिंग आउट हुआ था हमें याद किए हुए थे इसको। और बाकायदा शपथ लेना पड़ता है। आप जिस धर्म को मानने वाले हो, हिंदू है तो गीता को, आप इस्लाम का, अलग अलग हैं। तो मुझे मानना है कि आप सैलरी तो कहीं मिल जाएगा, आपको यूनिफॉर्म तो पुलिस में मिलेगा, आपको आर्मी में मिलेगा, सीएपीएफ में मिलेगा, हर जगह मिल सकता है आपको। आजकल तो मैं देखा हूँ कि ट्रेन के अंदर लोको पायलट, उनका भी यूनिफॉर्म है। लेकिन यूनिफॉर्म के साथ अगर आपको 120 पागल लोग मिलते हैं, किसी के कहने पे कुर्बान हो जाते हैं, किसी को अगर कुर्बानी देनी पड़े और किसी को जान ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा लड़खड़ा भी रहा है मुझे बोलते हुए, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और उतना आसान नहीं कहते हुए। तो मैं मानना है कि असिस्टेंट कमांडर बनने के बाद या अधिकारी बनने के बाद, सेना में आने के बाद, तो सबसे बड़ा जो एक अंदर में एक सुखद अनुभव होता है वो यही होता है कि आपने शायद पढ़ा भी होगा कि रेजांगला के युद्ध में 13 कुमाऊं का सारे मेजर शैतान सिंह के अंदर में सारे शहीद हो गए। वहाँ पे
बहुत मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट ने किया, लेकिन मैं मानना है कि वहाँ पे कोई और भी अदर फोर्सेज होती, उस बीएसएफ होती, एसएसबी होती, कोई भी एनीवन, उस कंपनी कमांडर के बात के नीचे, उस झंडे के नीचे सभी अपना कुर्बानी देते। भले नेचर कुछ और होता, वहाँ पे चाइनीज 1200 भी हैं, ऐसी बात थोड़ी है। अलग अलग जितने वॉर्स हुए, बैटल्स में बीएसएफ ने 1971 वाले बीएसएफ के रोल को कौन नहीं जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, इवन इन द कारगिल वॉर। मैं इससे ज़्यादा एसएसबी और इससे ज़्यादा एसी के बारे में क्या ही बोलूँ, यही सबसे बड़ा यहाँ पे है। मुझे लास्ट में ये जानना है कि किस तरीके के रिफॉर्म्स आप चाहते हैं थोड़ा सा और हों इसमें, अगर सीएपीएफ में, या फिर आप जब असिस्टेंट कमांडर बनेंगे आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि आपने चीज़ों को काफ़ी ग्राउंड लेवल पर फील किया होगा। क्वेश्चन के सर पहले भाग में आते हैं कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन क्या है रिफॉर्म में, तो पिछले 18 से मैं देख रहा हूँ 18 में भर्तियाँ हुई हैं, 20 में हुआ है। ऐसे उससे पहले मैं एक ऐड करना चाहूँगा, एक असिस्टेंट कमांडेंट कितने टाइम में कमांडेंट बन जाता है एसएसबी में? एसएसबी में सर 2007 में जो असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्टली जो भर्ती हुए थे, 2025 में 1 जनवरी को कमांडेंट बन चुके हैं। मेरे जो कमांडेंट थे 15 नंबर बटालियन में, वो सर कमांडेंट बन चुके हैं। तो जैसे ग्रुप ए में रिजर्वेशन भी नहीं होता है डिपेंडिंग अपॉन कास्ट, तो जैसे जैसे सीनियरिटी आता रहेगा, मतलब 18 साल के आसपास, 17-18 साल, और जनरली इससे फास्ट कभी हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं, मुझे मेरा जो मानना है। और सवाल के दूसरे पहलू पे आए तो मेरा जो क्या एक्सपेक्टेशन है रिफॉर्म्स को लेकर के, तो जो 18 से प्रोसेस अच्छा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कहने को लेकर 120 लोग होते हैं असिस्टेंट कमांड के नीचे, 120 लोग, लेकिन उस 120 लोग में आपको छुट्टी भी कटवानी है, तो लगभग 40% 30% डिस्टेंस छुट्टियाँ पे होती हैं, कोर्सेज भी कराने हैं, कोर्सेज करवानी है, अलग अलग ट्रेनिंग करवानी है सबको, किसी को फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भेजना है। हमारे देश में चुनाव का माहौल होता ही रहता है, जैसे इस साल बिहार विधानसभा चुनाव, तो इससे पहले अभी जस्ट जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा था। तो मोटा मोटी मैं बोलूँ एक असिस्टेंट कमांड के नीचे 120 लोग एट अ टाइम कभी नहीं मिलेंगे, वो घट के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व 40-50 लोगों का होता है। और उस टाइम पे अगर यहाँ से एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाता है, जो कि कभी भी आ सकता है, वहाँ पे दिक्कत होता है। मेरा मानना है कि जो पिछले 4-5 साल में जिस पेस से रिक्रूटमेंट हुआ है सिपाहियों का, उसी पेस को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी तो ग्रोइंग फेज में है। एसएसबी आईटीबीपी तो बहुत ग्रोइंग फेज में है, चाहे कोई भी फोर्स हो, चाहे बीएसएफ आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ, वहाँ शॉर्टेज तो है, हर जगह शॉर्टेज है सर। एक तो रिक्रूटमेंट लेवल पे मुझे चाहिए कि अगर होता है सरकार से, अगर करना चाहिए तो ये चीज़ कर सकती है। और दूसरा यह है कि जिस तरह से जो सुसाइड का रेट जो बढ़ रहा है आज भी, उसको कंट्रोल करने के लिए जो दोस्त वाला जो कॉन्सेप्ट लाया है, इसमें थोड़ा सा और सुधार करके, क्योंकि उतना अच्छे तरह से अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसमें इंडिविजुअल फैक्टर भी है, अगर ऑफिसर्स खुद भी समझेंगे ना, सरकार नहीं भी कुछ करे तो भी उसको कम किया जा सकता है। ये तो ऑफिसर्स लेवल पे हो सकता है, कमांड लेवल पे इस प्रॉब्लम को जरूरी नहीं कि हम डीजी और एमएचए भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा सबसे बड़ा समस्या लगता है कि वो प्रमोशन का है। हम ऑफिसर की प्रमोशन की तो बात कर रहे हैं, एक जवान जो 20 साल 25 साल सर्विस करके आने वाला था, कांस्टेबल से भर्ती हो रहा है और कांस्टेबल में रिटायरमेंट जा रहा है, वो अपने घर पे बात कर रहा है कि मुझे जॉब छोड़ना है। सैलरी तो बढ़ जा रही है, लेकिन उसका जो ओहदा है वो नहीं बढ़ रहा है, और इज्जत भी नहीं मिल रही है उसको। फौज में रैंक इज एवरीथिंग। तो घर वाले को बोलता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, घर वाले बोलते हैं प्रमोशन होनी नहीं है तो वापस आ जाओ, तो आ भी जा रहा है। इस कारण से अभी शायद पार्लियामेंट में जो हमारे गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी कुछ आंकड़ा दे रहे थे, शायद 15 से 20 हज़ार के बीच में कोई डेटा था, जो पिछले 5 साल में वीआर चले गए जवान, वॉलंटरी रिटायरमेंट आया नहीं था, वो रिटायरमेंट चले गए, उनको स्कोप दिख नहीं रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात चल रही है, जैसे एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशंस ने मांग उठाई कि जो एएसआई का जो पोस्ट बीच में डाला गया है जी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो हेड कांस्टेबल काम कर ले रहे थे, इससे एक हेड कांस्टेबल डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन जा रहा था। और मैं देखता हूँ कि आज के डेट में जो पुराने लोग जो हैं, जो 1970, 71, 72 में जो भर्ती हुए हैं, वो डिप्टी कमांड सिपाही से डिप्टी कमांड बन के रिटायर जा रहे हैं। तो हम इतना तो हम होपफुल नहीं है कि अब फिर से चीज़ हो सकती है, उसमें स्ट्रेंथ भी कम था, लेकिन कम से कम अप टू सब इंस्पेक्टर तक एक नया जो जवान भर्ती हो रहा है, 30 साल 35 साल सर्विस कर रहा है, इसका प्रावधान करना चाहिए। और रिक्रूटमेंट चल रहा है। एडीपी कमीशन में मेरा एक और मानना है कि हम अगर सीएपीएफ को स्पेशल स्टेटस की मांग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगर इसमें ओपीएस ऐड कर देते हैं तो जो लोगों का जो रुझान है सीएपीएफ में आने को लेकर के ये काफ़ी बढ़ जाएगा। और सीएपीएफ इसका हकदार भी है, क्योंकि हर एक्ट में, चाहे वो 5 फोर्सेस का एक्ट उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स का लिखा हुआ कि आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन, और एक 2004 का जजमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं, एज ए असिस्टेंट कमांडेंट मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर असिस्टेंट कमांडेंट उस कंपनी के अंदर सबसे पढ़ा लिखा समझदार भारत सरकार की नज़र में होता ही है, राइट। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो बटालियन में जो चिट्ठियाँ पहुँचती हैं कंपनी से, जो सारे कंपनी के अंदर जवान बैठे होते हैं, उस चिट्ठियों के अंदर बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स होते हैं, जिससे जवान का बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस, कई बार उसका कुछ नॉलेज की वजह से वो कोई क्लेम कर सकता है, वेलफेयर बेनिफिट ले सकता है, तो वो ले नहीं पाता है, लैक ऑफ नॉलेज। तो उस केस में असिस्टेंट कमांड तौर पे क्लास ऑर्गेनाइज वीकली बेसिस पे कर सकता है, ताकि उनके अंदर जो बाबू काम कर रहे हैं, क्लर्क काम कर रहे हैं, उसको सुधार करके सही पूर्वक वो मैसेज को इन ऑर्डर भेज सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कमांड को रिक्वेस्ट करके वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, और ताकि एक जवान का लॉस ना हो। सर ये काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ में रहा हूँ, तो ये काम तो इम्प्लीमेंट पहले दिन कर दूंगा। आगे का पता नहीं सर मुझे। बहुत चीज़ें रहती हैं, जैसे रिफॉर्म्स के रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो डाउट, और बहुत चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए हमें सरकार की मदद की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे इंसान उसको कर सकता है। बिल्कुल सर। और कमांडेंट को भी लार्ज स्केल पे फंड मिलता है वेलफेयर के लिए, लगभग 5 करोड़ के आसपास रहता है एनुअली। तो
ऐसे में उनको ये देखना है कि यूटिलाइज़ करें तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन का काम करें। और रही असिस्टेंट कमांडेंट की, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी कि बर्थडे कब सेलिब्रेट करना है, हाँ। टीम की जो दिक्कतें हैं वो कब सुननी है, और एक पर्सनल टच अगर वो बना के रखता है ना, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, इट्स ए इंडिविजुअल फैक्टर। तो ऑटोमेटिकली जवान कनेक्टेड फील करेगा और वो जो रिस्पेक्ट है और बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे अधिकारी भी बनोगे आप। और लाइफ में जिसका स्ट्रगल जितना बड़ा होता है, जितनी मेहनत जितनी बड़ी होती है, उसकी सक्सेस उतनी बड़ी होती है। थैंक यू तो जो स्टार्टिंग में आपने बोला था कि सर मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, यार वेल डिजर्विंग कैंडिडेट, मुझे पता है ये बात, क्योंकि मैं इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को जानता हूँ, मिल चुका हूँ। आपका स्ट्रगल उनसे ज़्यादा था, आपकी मेहनत भी बहुत थी और आपने वो अचीव कर लिया जो आप डिज़र्व करते हो सर। थैंक यू ऋषभ, इट्स ए नाइस कन्वर्सेशन। और थैंक यू सर। फिर भी स्टूडेंट्स कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।